गाइस वेलकम बैक टू वीकली अपडेट। तो वीकली अपडेट्स के अंदर हम लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करते हैं। तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस $27,300 पे ट्रेड करी है। एंड यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि कैसे आप भी जो नियरेस्ट हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स बनाएंगे। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एरिया देखूंगा वो यहाँ पर ये है कि पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने देख लिया कि ये अपर हमारे जो ये पॉइंट है, देखो बार बार प्राइस कहाँ पर रिजेक्ट हुई है, उन सबको ज्वाइन करके हमने ट्रेंड लाइन बना ली। अब वैसे ये अपर पॉइंट तो बना लिया, अब लोअर पॉइंट भी बनाते हैं कि सपोर्ट कहाँ कहाँ बार बार मिला था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे जो सपोर्ट लेवल हैं उनको ज्वाइन करके हमने एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर बना ली, जो हमारे सामने यहाँ पर निकल के आ गई। अब दूसरा ये कि जो रिसेंट यहाँ पर मूवमेंट हुआ है, रिसेंट मतलब ये वाला जो मूवमेंट है उसकी भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जहाँ पर अपर पॉइंट अगर लेते हैं हम यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर बार बार प्राइस रिजेक्ट हुई है उसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना ली। ठीक है, अब लोअर जो पॉइंट है वहाँ पर भी बनाएंगे कि लोअर की जो कैंडल्स हैं वो कैसे मूव करें। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स इनको थोड़ा ऐसे ले सकते हो, थोड़ा नीचे भी चल जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया यहाँ पर हो गया। अब करना क्या है यहाँ पर, अब हमको देखना यहाँ पर ये है कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर ये सारी की सारी लाइंस जो हैं वो आके मिल रही है। तो अगर हम देखेंगे वो हमारे लिए जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बन जाता है 28,700, या इसको आप थोड़ा $100-200 ऊपर नीचे भी मान सकते हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो एक तो हमारी ये जो वीकली सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है जो बहुत क्रूशल है, वो भी इसी एरिया पे आ रही है। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी हम रिजेक्ट हुए हैं कितनी बार। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर अभी अपर की जो ट्रेंड लाइन बनाई है, देखो जिसमें बार बार यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, फिर से रिजेक्शन हुआ, वो ट्रेंड लाइन भी देखो इस एरिया पे आ गई। ठीक है, अब तीसरा अगर हम देखेंगे तो ये हमारी लोअर की जो ट्रेंड लाइन है वो भी इस एरिया पे आ रही है, ऑल्दो थोड़ा सा ऊपर है, इतना कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो वो भी इसी जोन के पास में यहाँ पर आ रही है। साथ में 50 डेली मूविंग एवरेज जो है, जो क्रूशियल है, देखो यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वो भी इस एरिया में। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया, ये देख सकते हो आप, पूरा का पूरा जो एरिया है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट जो है अभी के लिए बन जाता है। इसके ऊपर भी और क्रूशियल रेजिस्टेंस है 32 तक, लेकिन हमको नियरेस्ट देखना है कि यार अगर प्राइस में जंप आता भी है तो कौन सा एरिया जहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर वो ब्रेक हुआ तो थोड़ा पॉजिटिव होगा, तो वो ये वाला हमारा एरिया बन जाता है जो 28,700 या 29 तक का अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो। तो ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है विच आई एम करंटली लुकिंग एट, जहाँ पर अगर अच्छा वॉल्यूम नहीं आया तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मूवमेंट होके, जैसे लास्ट वीडियो में बोल रहा था कि यहाँ पर आके एंड फिर हो सकता है शायद रिजेक्शन हो जाए अगर वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आता है। सिमिलरली अब सपोर्ट निकालना है, तो सपोर्ट के लिए अगर हम देखेंगे हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी रही है, तो ये 26,300 का जो एरिया हो गया ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही। साथ में अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में मैं जाता हूँ, तो वीकली चार्ट पे जाके आप देख सकते हैं ये प्रीवियस मैंने जो ट्रेंड लाइंस बना रखी है सिमिलर तरीके से जैसे बनाई है ना, वैसे देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी है। 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो भी इसी जोन के अराउंड यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो इधर वीकली चार्ट में। तो ऐसे आप देख सकते हो, इसलिए सपोर्ट वाइज क्या हो गया, ये 26,200 का हमारा एरिया है जो होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और रेजिस्टेंस वाइज हमारे लिए ब्रेक करने का जो एरिया हो गया आप ये 29 के अराउंड मान लो। तो अगर इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो थोड़ा अच्छा है, नहीं तो अगर नीचे रहते हैं तो इसके ऊपर रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो 26,300 है। तो इस तरह से आप भी यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट है निकाल सकते हो। मोर ओवर अगर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट की बात करें तो थोड़ा इस तरह का मूवमेंट जो है हमारे लिए हो सकता है, यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा कोशिश ये करे एंड फिर उसके बाद पॉसिबली वॉल्यूम नहीं आए तो रिजेक्शन। तो ये मूवमेंट है विच वी कैन एक्सपेक्ट, बट लेट्स सी किस तरह का प्राइस मूवमेंट आके आता है। दूसरा फंडिंग रेट अगर देख लेते हैं तो फंडिंग रेट इज ओवरऑल पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव रहती तो बेटर रहता, तो थोड़ा वो अच्छा यहाँ पर नहीं है, इन अ वे शो कर रहा है कि इट्स नॉट अ गुड साइन इन अ वे। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर डाइवर्जेंस वाइज भी देखूंगा शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर तो वो इतना कुछ खास यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये देखो प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन RSI जो है ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस देखो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस बन जाता है एक तरह से, जो इन अ वे इंडिकेट कर रहा है कि मूवमेंट आ भी रहा है तो इतना कुछ अच्छा पॉजिटिव अभी तक नहीं आया, कोई वॉल्यूम आए तभी चीज़ें यहाँ पर जो है वो चेंज हो सकती है। तो उसी कारण से यहाँ पर जो लिमिटेशन अभी के लिए जो रेजिस्टेंस की है इट इज़ अराउंड 28,700 या 29 के आसपास आप मान लो। आई होप ये अपडेट जो है और ये जो फॉर्मेट है आपको अच्छा लगा तो बताना किसी तरह से आगे वाली वीडियोज़ में भी शेयर करते रहें, या फिर ओल्ड फॉर्मेट आपको ज़्यादा पसंद है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो रिपल के लिए एक यहाँ पर स्लाइट विन है उनके फेवर में, जो यहाँ पर आगे, जहाँ पर विलियम हिनमन जो यहाँ पर फॉर्मर बोर्ड मेंबर थे SEC के, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी इथेरियम को लेके कि इथेरियम प्रॉब्ली यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, तो उसी को लेके इंटरनल उनके जो डिस्कशन थे उसको लेके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांग रहे थे रिपल, जो SEC वाले देने को तैयार नहीं थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये रिवील होने चाहिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगी। लेकिन ये काफी एक क्रूशियल विन होगी यहाँ पर रिपल के लिए, क्योंकि
रिपल के ऊपर भी एसईसी ने यही सू किया कि उन्होंने XRP की सेल करी है, लेकिन इथेरियम के साथ भी इथेरियम ने भी अपनी सेल करी थी। लेकिन अगर उनको यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं बोला गया या प्रीवियस बोर्ड मेंबर ने अगर ऐसा बोला है तो वो रिपल इस चीज को लेके फाइट करना चाहता है। तो इसी कारण से उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से उनको मिल जाए जो फाइनली मिले। अब देखना ये है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स आने के बाद वो इस केस को जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। रिपल का तो ये बोलना है कि इससे उनका केस जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, 2016 के अंदर हमने डिमोनेटाइजेशन देखा था, जहां पर 500 और 1000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद 2000 के नोट का इंट्रोडक्शन हुआ। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। अब यही 2000 के GPS वाले नोट जो हैं इनको भी सर्कुलेशन से बाहर निकाला जा रहा है, जहां पर RBI ने 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। तब तक ये 2000 के नोट एज ए लीगल टेंडर काम करेंगे, मतलब आप शॉप में जाके यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये 2000 के नोट जो है उनको आप जाके बैंक में भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सचेंज करवाएंगे तो उसमें 20,000 की लिमिट है इन वन गो, अगर एट ए टाइम आप करवाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा 2000 के नोट है तो बैंक में आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन यहाँ पर है नहीं। अब पहले 500 और 1000 के नोट हटे थे, अब 2000 के भी हट चुके हैं। तो अब इंपॉर्टेंट ये देखना कि नेक्स्ट यहाँ पर कौन से नए नोट है जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर आता है, और नोट आते भी है तो क्या उसके अंदर GPS चिप आती है कि नहीं आती। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक हमको लेजर की कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली, जहां पर लेजर हार्डवेयर वॉलेट को लेके एक नया फीचर को पुश किया गया कि अगर आपके यहाँ पर सीड की वगैरह और कभी आपको लगता है कि आप भूल जाओगे या खो जाओगे तो उसको लेके आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके अंदर आपको $10 पे करने पड़ेंगे और आपकी जो सीड की होगी वो यहाँ पर इनक्रिप्ट होगी, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी और वो यहाँ पर जाके शेयर होगी लेजर के साथ, कॉइन कवर के साथ और एक उनके यहाँ पर थर्ड पार्टी है उसके साथ। तो इससे ये फीचर हो जाएगा कि कल को अगर आपने लूज भी कर दिया तो आप अप्रोच करके उसको रिकवर यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन इस चीज को लेके काफी क्वेश्चन हुआ क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट में नॉट ए कीज नॉट ए क्रिप्टो वाली चीज है, तो यहाँ पर कीज जो है वो यूजर के पास होनी चाहिए और किसी तरह से भी लेजर के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा फीचर दे रहे हैं, वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि यहाँ पर लेजर वगैरह जो है वो आपकी प्राइवेट की को कहीं ना कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, विच कैन बी अ रिस्क। तो इसको लेके कंट्रोवर्सी काफी यहाँ पर चली, लेकिन लेजर की टीम की तरफ से बोलना ये कि फीचर है, अगर आप चाहें इसको एनेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहे तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी डेफिनेटली लेजर के लिए काफी नेगेटिव थी, क्योंकि काफी नेगेटिव सेंटिमेंट लेजर हार्डवेयर वॉलेट को लेके यहाँ पर बन गया। बट वील हैव टू सी कि आगे जो चीजें हैं वो किस तरह से अनफोल्ड करती है, क्या लेजर भी यहाँ पर इस सर्विस को ऑफर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। We'll have to wait and see. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, भारत वेब3 एसोसिएशन, जिसके अंदर सारे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस आते हैं, उन्होंने अपने इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक RBI को रिक्वेस्ट किया कि भाई UPI की सर्विस जो है हमको प्लीज यहाँ पर दे दो। तो ये कुछ रिक्वेस्ट है जो वो यहाँ पर कर रहे हैं, बोल के कि हम पूरे रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ फॉलो करेंगे एंड वील वर्क विद यू ऑन दिस। बट गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है कि क्या वो इस चीज को लेके यहाँ पर UPI को एनेबल करने वाले कि नहीं करने वाले हैं, क्योंकि UPI की सर्विस को लेके पहले भी काफी ड्रामा जो है यहाँ पर हो चुके हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर जो एक्सचेंजेस ने रिक्वेस्ट करी है उसको लेके गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, पाकिस्तान में पाकिस्तान सेनेट कमेटी ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया है कि क्रिप्टो करेंसी को भाई सीधे सीधे यहाँ पर बैन कर दो। उनका यहाँ पर बोलना ये कि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IT मिनिस्ट्री जो है वो साथ में काम कर रहे हैं कि वो क्रिप्टो को बैन करें। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि FATF ने यहाँ पर इम्पोज करें कुछ कंडीशंस अगेंस्ट क्रिप्टो। तो इसलिए पाकिस्तान ऑफिशियल्स ये बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो जो है फ्रॉडुलेंट है, इट्स नॉट गुड इन्वेस्टमेंट। तो इसी कारण से इसके ऊपर क्रैकडाउन करना चाहिए और इसको यहाँ पर कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, USDT फेडरल ने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो यहाँ पर प्लान करें कि उनके जो भी प्रॉफिट है उसमें से 15% वो यूज करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन को बाय करने के लिए। अब एक साइड पे इसको तो एज अ पॉजिटिव न्यूज देखा जा रहा है, लेकिन एक साइड पे इसको थोड़ा अलग तरीके से भी देखा जा रहा है, जहाँ पर लोगों का बोलना ये है कि USDT को यूज करके बिटकॉइन की प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है। तो उसी के अगेंस्ट में कोई लेजिटिमेट तरीका ढूंढने के लिए उन्होंने इंट्रोडक्शन किया कि 15% हम बाय करेंगे, जहां पर वो पहले जो चीज करते बिना बताए वो इस तरह से करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्यूजेशन है इसको लेके अभी तक कोई प्रूफ जो है सामने यहाँ पर निकल के आया नहीं है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ग्रेस्केल जो GBTC को कन्वर्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन ETF के अंदर, और वो फाइट भी कर रहे हैं SEC के अगेंस्ट में कि भाई हमारे ETF को आप अप्रूव यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हो। उनको यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रूटनी फेस करनी पड़ रही है SEC की तरफ, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर फाइल कॉइन के अगेंस्ट में उनको यहाँ पर सू किया कि इट इज अ सिक्योरिटी। अब इस चीज को लेकर ग्रेस्केल यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि वो इस पोजीशन को यहाँ पर डिफेंड करेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूरोपियन काउंसिल ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है MICA के रूल, जहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स को लेकर वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर 16 मई को यहाँ पर जो रूल्स थे वो अप्रूव हो चुके हैं और ये लॉ बन जाएंगे मिड 2024 से। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ट्विटर जहाँ पर प्लान कर रहे हैं फेसबुक के अगेंस्ट में यहाँ पर कंपटीशन बनने का और बहुत सारे नए ऐप्स और फीचर्स को लॉन्च कर रहे हैं। वहीं पर इंस्टाग्राम जो है वो भी यहाँ पर ट्विटर के अगेंस्ट में थोड़ा सा बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं कि ट्विटर लाइक सेंट्रलाइज फीड जो है वो आने वाले टाइम पर अपने यूजर्स के लिए इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर सकते हैं, एंड पॉसिबली ये जून एंड तक यहाँ पर हो सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्विटर ने रिसेंटली वेरिफिकेशन को लेके भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चालू किया, और वही जो चीज है यहाँ पर इंस्टाग्राम ने भी कॉपी करी थी। तो
तो अब दिख रहा है कि यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं या ट्विटर से थ्रेटन जरूर हो रहे हैं, एंड इसलिए वो भी यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स जो है उनको लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। बट देखना है यहाँ पर अल्टीमेट विनर यहाँ पर कौन बनता है। क्या यहाँ पर ट्विटर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर कर लेगा या फिर वैसा नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर सीएफटीसी के चेयरमैन का ये बोलना है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को भी यूएस के अंदर रेगुलेट करना पड़ेगा। वो सीएफटीसी कर सकते हैं या एसईसी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी जो है वो अनरेगुलेटेड यहाँ पर नहीं हो सकता, और आने वाले टाइम पे हम भी उसको यहाँ पर उसी तरह से रेगुलेट करेंगे जिस तरह से वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस रेगुलेट हो गया तो क्या हुआ एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हुआ कि नहीं हुआ? बट एनीवेज देखते हैं यहाँ पर किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेकर हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पॉसिबली बहुत जल्दी हमको क्योंकि ये पॉसिबली बहुत जल्दी हो सकता है, और उसका इंपैक्ट जो है पूरे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे भी किस तरह से होता है, वील हैव टू वेट एंड सी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर नया क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये बिल इंट्रोड्यूस किया यूएस रिप्रेजेंटेटिव टॉम एमर और डैरन सोटो, जो क्रिप्टो को लेकर काफी सपोर्टिव रहे हैं, और ये बिल इंट्रोड्यूस करने का उनका मेन रीजन ये है ताकि क्लैरिटी मिले कि भी क्रिप्टो को लेकर क्या चीज सिक्योरिटी हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, ताकि अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है यूएस के अंदर उसको लेकर क्लैरिटी आए, क्योंकि अभी कोई भी क्लैरिटी वहां पर नहीं है। बट स्टिल इट इज गुड टू सी कि यूएस में ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो क्रिप्टो के फेवर में बिल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी जो है वो यहाँ पर आए। तो ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स ऑफ द वीक। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, फन फैक्ट ऑफ द वीक को हम देखते हैं। 22 मई क्या आपको पता है इज सेलिब्रेटेड एज बिटकॉइन पिज्जा डे। 22 मई 2010 को फ्लोरिडा प्रोग्रामर लाज़लो उन्होंने बिटकॉइन फोरम के ऊपर पोस्ट किया कि मेरा पिज्जा खाने का मन, मैं तुमको यहाँ पर 10,000 बिटकॉइन पे करूंगा अगर कोई मेरे को मेरे घर पे यहाँ पर 2 पिज्जा डिलीवर करवा सकता है। अब उनका जो ऑफर था वो भी किसी ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया और उनको 2 यहाँ पर पापा जोन्स के पिज्जा जो है वो डिलीवर करे, जिसके बदले में उन्होंने यहाँ पर 10,000 बिटकॉइन दे दिए। एंड अगर आप देखेंगे उस टाइम पे पिज्जाज की वैल्यू थे अराउंड $30, तो वो 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू मान सकते हैं $30 या $60 के अराउंड। लेकिन अगर आप देखेंगे ये ट्रांजेक्शन जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बार कोई रिटेल ट्रांजैक्शन हुआ था जहां पर बिटकॉइन को यूज करके कोई गुड्स यहां पर परचेज करे गए। उससे पहले कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन हुए नहीं थे। तो इसी कारण से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डे था कि पहला रिटेल परचेज जो है वो 22 मई को यहाँ पर होता है, और इसी कारण से 22 मई इज सेलिब्रेटेड एज बिटकॉइन पिज्जा डे। अब प्राइस वाइज अगर हम देखेंगे $30-60 आज के हिसाब से अराउंड 260 या $269 मिलियन बन जाते हैं। गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। इफ यू लाइक दीस वीकली अपडेट्स डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन ने पूरे मार्केट को लेकर, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।